प्लास्टिक पोल्यूशन हमारी जमीन को आलूदा कर रहा है। हमारे समंदर बढ़ती हुई प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से बेहद मुतासिर हो रहे हैं। प्लास्टिक हमारी सेहत को बहुत बुरी तरह डैमेज कर रहा है और हमारे कुदरती इकोसिस्टम्स को तबाह कर रहा है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने प्लास्टिक के बढ़ते हुए इस्तेमाल और उससे पैदा होने वाली आलूदगी के बारे में बहुत बड़े खदशे का इजहार किया है। 1950 से लेकर 1970s तक प्लास्टिक की बहुत थोड़ी मिकदार पैदा की गई जो कि मैनेजेबल थी, लेकिन 1970 की दिहाई से लेकर 1990 की दिहाई तक प्लास्टिक की पैदावार में 3 गुना इजाफा हुआ और इसी रेशो के हिसाब से उसकी पोल्यूशन में भी इजाफा हुआ। 21वीं सदी के शुरुआती सालों में 1990 से लेकर सन 2000 तक इन 10 सालों में दुनिया ने इतना प्लास्टिक पैदा कर लिया जितना पिछले 40 साल में पैदा किया था। हर साल तकरीबन 430 मिलियन टन प्लास्टिक पैदा किया जाता है, जिसमें से 2/3 प्लास्टिक सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके कचरे के तौर पर कूड़े के ढेरों पर फेंक दिया जाता है। अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो 2060 तक जितना प्लास्टिक वेस्ट आज है उससे 3 गुना तक बढ़ जाएगा। इससे हमारी सेहत और हमारे इकोसिस्टम पर बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। ओशन कंजर्वेटरी के डाटा के मुताबिक हर साल 11 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक समुद्रों में फेंका जाता है। एक और मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक हमारे समुद्रों में तकरीबन 200 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा प्लास्टिक फेंका जा चुका है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बारबाडोस एंड ईस्टर्न कैरेबियन ब्लू इकोनॉमी एक्सेलरेटर लैब के सरबराह निकोला सिम्पसन का ये कहना है कि जिस रफ्तार से प्लास्टिक पैदा किया जा रहा है और उसे समुद्रों में फेंका जा रहा है, अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो सन 2050 तक समुद्रों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक मौजूद होगा। हम बेखौफ होकर धड़ाधड़ प्लास्टिक पैदा करते चले जा रहे हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन किस तरह से हमारे प्लेनेट के लिए नुकसानदेह है और मुस्तकबिल में इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हाउ प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ डेंजर फॉर सी लाइफ। दोस्तों, कूड़ा करकट को आमतौर पे 12 आइटम्स में डिवाइड किया जाता है और इसमें सबसे बड़ा आइटम और सबसे टॉप पे प्लास्टिक बैग्स आते हैं। हर रोज हजारों जानवर और समुद्री मखलूकात इन प्लास्टिक बैग्स की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। समंदर में तैरते हुए इन प्लास्टिक बैग्स को खाने की चीज समझकर कछुए इनको निगलने की कोशिश करते हैं और ये उनके गले में फंसकर और उनकी आंतों को बंद करके उनकी मौत की वजह बन जाते हैं। हम इंसानों की बेहिसी ना जाने कितने मासूम जानवरों की जिंदगियां निगल चुकी है। कुछ समुद्री जानवर इन प्लास्टिक बैग्स में फंसकर डूब जाते हैं। चूंकि प्लास्टिक बैग्स को डिकम्पोज होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, लिहाजा हर साल बहुत सारा कचरा, बहुत सारा प्लास्टिक हमारे समुद्रों में कई बरसों से जमा होता चला जा रहा है। आमतौर पर लोग दरियाओं, नदी नालों और समुद्रों के किनारों पर पिकनिक वगैरह करते हैं और उससे बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और लोग उन्हें कलेक्ट करके किसी डस्टबिन में डालने की बजाय उन्हें वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं, जो दरियाओं में जाकर गिरता है और फिर दरियाओं से होता हुआ अल्टीमेटली समुद्रों में जाकर गिर जाता है। इस दुनिया में हर जगह प्लास्टिक का कचरा मौजूद है। दुनिया में ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पर प्लास्टिक मौजूद ना हो। अगर समुद्रों में मौजूद सारा का सारा प्लास्टिक जमा कर लिया जाए तो इससे 5 मिलियन शिपिंग कंटेनर्स भर जाएंगे। अगर मैं इसको और सिंपल करके बताऊं कि हमारे समुद्रों में इतना प्लास्टिक का कचरा मौजूद है कि अगर उसको जमीन पर फैलाया जाए तो ये प्लास्टिक का कचरा तकरीबन 30,000 किलोमीटर दूर तक फैल जाएगा। ये न्यूयॉर्क से सिडनी तक का सफर है। चूंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लिहाजा ये मुकम्मल तौर पर खत्म होने की बजाय वक्त के साथ साथ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता रहता है, जिसको नैनो प्लास्टिक कहते हैं या माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। मारियाना ट्रेंच जमीन पर मौजूद सबसे गहरी जगह है जिसकी गहराई सतह समुद्र से 7 मील के लगभग है। इस ट्रेंच के बॉटम से जब बहुत सारे समुद्री जानवरों को जमा किया गया तो उनके पेट से बहुत सारा प्लास्टिक निकला और तकरीबन हर जानवर के पेट से प्लास्टिक बरामद हुआ। इंडियन ओशन के एक जजीरे कीलिंग में 40 करोड़ से ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए हैं, जबकि इस जजीरे पर सिर्फ 600 लोग रहते हैं। कैलिफोर्निया और हवाई के दरमियान मौजूद ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच दुनिया का सबसे बड़ा कचरे का ढेर है, जो कि टेक्सास से 2 गुना तक बड़ा है और अभी तक इसका साइज बढ़ रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कचरा प्लास्टिक का है। यहाँ तकरीबन 2 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े मौजूद हैं जो समुद्र पर तैर रहे हैं और इस तरह के 4 मजीद कचरे के ढेर हमारे समुद्रों में मौजूद हैं। इनमें से एक पैसिफिक ओशन में, 2 अटलांटिक ओशन में और 1 इंडियन ओशन में मौजूद है। अगर हम इस तमाम प्लास्टिक को इकट्ठा करके समुद्रों से निकाल भी लें तो इससे मसला हल नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत
सारा प्लास्टिक टूट फूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। इस तरह अब ये माइक्रो प्लास्टिक इस प्लेनेट पर मौजूद हर जानदार के जिस्म में मौजूद है। इस प्लेनेट का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर ये प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स मौजूद ना हों। ये हर जगह फैल चुका है। हाउ प्लास्टिक वेस्ट इज काजिंग डेथ। प्लास्टिक का कचरा जमीन से समुद्रों में ही जाता है, क्योंकि ज्यादातर प्लास्टिक बगैर किसी प्रिकॉशंस के, बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के कूड़े के ढेरों पर फेंक दिया जाता है। हम रोजाना जिस कदर प्लास्टिक वेस्ट फेंकते हैं वो अनइमेजिनेबल है। जितनी देर में आपने मेरा ये आखिरी जुमला सुना है, इतनी देर में दुनिया भर में तकरीबन 1 लाख प्लास्टिक की बोतलें कूड़े के ढेरों पर फेंकी जा चुकी हैं। ये प्लास्टिक की बोतलें दुनिया भर में पाए जाने वाले प्लास्टिक ट्रैश का 33% हैं। एक और 1/3 प्लास्टिक बैग्स और फूड रैपर्स पर मुश्तमिल हैं। बाकी के 33% में लिड्स, स्ट्रॉज, प्लास्टिक की प्लेटें, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के कप्स वगैरह शामिल हैं। टूटे हुए प्लास्टिक के टाइनी पार्टिकल्स धूल और मिट्टी की तरह हवा में तैर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, और इस तरह जब हम उस हवा में सांस लेते हैं तो हमारे अंदर चले जाते हैं। ये छोटे छोटे ज़र्रात पानी में भी शामिल हो जाते हैं। अमेरिका में टैप वाटर के अंदर सबसे ज्यादा प्लास्टिक पाया जाता है। अमेरिका में टैप वाटर के बहुत सारे सैंपल्स को लेकर उनको टेस्ट किया गया। 90% सैंपल्स के अंदर प्लास्टिक मौजूद था। फ्रंटियर्स इन केमिस्ट्री की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में पाए जाने वाले 93% बोटल्ड वाटर के अंदर प्लास्टिक मौजूद होता है, जिसमें पर लीटर पानी की बोतल के अंदर तकरीबन 325 प्लास्टिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। यानी पानी की 1 लीटर बोतल के अंदर एवरेज 325 प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। प्लास्टिक के ये माइक्रो पार्टिकल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं और इस तरह ब्लड के जरिए पूरे जिस्म में फैल जाते हैं और ब्लड के जरिए ये हमारे दिमाग तक भी पहुंच जाते हैं। सिर्फ सांस लेने और पानी पीने से अमेरिका का हर एक शख्स हर साल में तकरीबन 1 लाख प्लास्टिक पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स को निगल जाता है। प्लास्टिक हमारी सेहत और हमारे माहौल के लिए बहुत संगीन खतरा है। अगरचे प्लास्टिक बहुत ड्यूरेबल होता है, लेकिन आखिरकार उसने डिकम्पोज होना ही है और इसकी डिकम्पोजिशन के दौरान बहुत सारे जहरीले केमिकल्स खारिज होते हैं। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ प्लास्टिक? आमतौर पर प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 20 से 500 साल तक लग सकते हैं, लेकिन ये कभी भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर छोटे छोटे ज़रात में तकसीम होता रहता है। माइक्रो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होता रहता है। मिसाल के तौर पर एक प्लास्टिक बैग को डिकम्पोज होने के लिए 10 से 20 साल तक लग सकते हैं, जबकि प्लास्टिक की बोतलों को डिकम्पोज होने में तकरीबन 450 साल का अरसा भी लग सकता है। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी हैं जैसा कि डिस्पोजेबल डाइपर्स, कॉफी पोट्स, ये ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनको डिकम्पोज होने में 450 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं, 500 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल प्लास्टिक पोल्यूशन? दुनिया भर में वेस्ट मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड रूल काम करता है जो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। पहली बात तो ये कि जितना हो सके प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे कम कर सकते हैं? इसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, मैं आपको बताता हूँ। हर बार पानी की नई बोतल खरीदने से गुरेज करें। हर साल तकरीबन 20 बिलियन प्लास्टिक की बोतलें ट्रैश के तौर पर फेंक दी जाती हैं। अपने बैग में एक रीयूजेबल वाटर बोतल रखें जो कि प्लास्टिक की बनी हुई ना हो। आप सिल्वर, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील की बनी बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बोतलों में पानी भर कर पिएं, इससे आपका पैसा भी बचेगा और इससे प्लास्टिक वेस्ट भी कम पैदा होगा। आप प्लास्टिक की जगह नेचुरल फाइबर से बने कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। समंदरों में तकरीबन 9% माइक्रो प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर से बने प्लास्टिक से आता है। नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिएस्टर वगैरह ये सब सिंथेटिक फाइबर्स की मिसालें हैं। आप ऊन और कॉटन से बने कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खजूर के पत्तों से बनी हुई टोकरियां ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये बायोडिग्रेडेबल भी है, इसका कोई नुकसान नहीं है और ये काफी ड्यूरेबल होती हैं, काफी मजबूत भी होती हैं। इसी तरह अगर आपने बाहर से खाना मंगवाना है तो उसको शापरों में डलवाने की बजाय अपने घर से कोई स्टेनलेस स्टील का बर्तन ले जाएं, उसमें डलवा कर ले आएं। तीसरी स्ट्रेटजी ये है कि हमेशा बल्क में खरीदारी करें। आपने कपड़े धोने के लिए सर्फ खरीदना है तो 10-10 रुपए वाले 10 पैकेट खरीदने की बजाय अब 5 किलो का 1 पैकेट खरीद लें। इससे आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगी और प्लास्टिक का वेस्ट भी कम पैदा होगा। घर में पास्ता और चावलों वगैरह को अलग अलग शापरों में स्टोर करने की बजाय आप एक बड़े कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अचार वगैरह और मुरब्बा जात वगैरह को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक की बाल्टियों की बजाय आप शीशे के जार्स का इस्तेमाल करें। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं और काफी ड्यूरेबल भी होते हैं। हमेशा सेकंड हैंड चीजें परचेज करें। अब ये बात आपको बहुत अजीब लग रही होगी। देखें, जब भी आप कोई नई चीज खरीदते हैं, कोई नया खिलौना खरीदते हैं तो उसकी जो चमक है, जो उसकी जो शाइनिंग है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए इस्तेमाल शुदा खिलौने खरीदें जो कि अच्छी कंडीशन में मौजूद हों। इससे होगा ये कि इससे प्लास्टिक वेस्ट कम पैदा होगा।
हमेशा पायदार प्लास्टिक खरीदें। वो प्लास्टिक आप कभी मत खरीदें जिसको एक दफा इस्तेमाल करके आपको फेंकना पड़ जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक का आप बाइकआउट करें। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर प्लास्टिक एक बहुत अहम चीज है। प्लास्टिक से बने टूथब्रश, स्क्रबर्स वगैरह, इनसे निकलने वाले माइक्रो पार्टिकल्स पानी में शामिल हो जाते हैं, हवा में शामिल हो जाते हैं। इनकी जगह आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। आप मिसवाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप बाहर से खाना मंगवाएं, यानी किसी होटल से, किसी रेस्टोरेंट से आप खाना मंगवाएं, तो उन्हें ये कहें कि आपका खाना पकाते वक्त वो प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। किचन में प्लास्टिक की जगह लकड़ी के कटिंग बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत की तरफ से अगर प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून साजी हो तो उसका खुशदिली से खैर मकदम करें, उसको सपोर्ट करें। दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे शहरों में प्लास्टिक वेस्ट और उससे पैदा होने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कानून साजी की गई है। इसी तरह प्लास्टिक वेस्ट को कम से कम करने के लिए आप एक दफा इस्तेमाल की गई चीज को दोबारा से रीयूज करें। पानी की एक बोतल आपने खरीदी है, नई खरीदी है, उसमें से पानी खत्म होने के बाद उसको फेंकने की बजाय उसमें दोबारा पानी भर कर पिए। उसको बार बार इस्तेमाल करें। जब तक वो इस्तेमाल हो सकती हैं उनको इस्तेमाल करें। आखिर में ऐसा प्लास्टिक बचता है जो रीयूज भी नहीं हो सकता, तो फिर उसको रिसाइकल करें। उसको रिसाइकल करके उससे नई चीजें बनाएं। तो वो कचरा जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा उसको रिसाइकल करें, उसको वेस्ट में मत फेंकें। इस तरह एक प्लास्टिक बार बार यूज होता रहेगा, बार बार रिसाइकल होता रहेगा और इससे वेस्ट कम पैदा होगा। नो डाउट आप उसकी ड्यूरेबिलिटी पर सवाल उठा सकते हैं कि वक्त के साथ साथ जो एक प्लास्टिक बार बार रिसाइकल हो, फिर बार बार यूज हो, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है। अब आखिर में वो प्लास्टिक वेस्ट बचता है जो रिसाइकल भी नहीं हो सकता, जिसको इस्तेमाल में लाया ही नहीं जा सकता। तो फिर उसको डिस्पोज करने के लिए आपको ऐसे तरीके इख्तियार करने चाहिए जिनसे कम से कम पोल्यूशन पैदा हो। इन मेथड्स में बायोडिग्रेडेशन, फोटोडिग्रेडेशन, इंसिनरेशन वगैरह शामिल है। इन प्रोसेसेस से जो धुआं पैदा हो उसको फिल्टर करने के बाद हवा में छोड़ा जाए। तो ये वो तमाम स्ट्रेटजीज हैं जिन पर अमल करके हम प्लास्टिक पोल्यूशन को, प्लास्टिक वेस्ट को कम से कम कर सकते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करके ना सिर्फ हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं बल्कि बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल वेस्ट मैनेजमेंट में तकरीबन $100 बिलियन खर्च हो जाते हैं। अगर प्लास्टिक को एफिशिएंटली यूज किया जाए तो एनवायरनमेंट और सोशल प्रोटेक्शन में जो अखराजात आते हैं उनको कम किया जा सकता है। अगर हम प्लास्टिक को एफिशिएंटली यूज करें तो एनवायरनमेंट और सोशल प्रोटेक्शन के नाम पर जो कॉस्ट आती है अगले 17 सालों में हम उसमें से $4.5 ट्रिलियन हम सेव कर सकेंगे। दुनिया भर में ये चेंज बहुत सारी नौकरियां पैदा करेगा। 2040 तक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तकरीबन 7 लाख नौकरियां पैदा करेगी, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मुयसर आएगा। एक अंदाजे के मुताबिक हर शख्स एक साल में तकरीबन 45 किलोग्राम प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। प्लास्टिक के इस बढ़ते हुए इस्तेमाल को कम करने के लिए और उससे पैदा होने वाली पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती और अवामी सतह पर मौसर पॉलिसियां बनाने की जरूरत है। इसके अलावा प्लास्टिक के इस्तेमाल और उसके वेस्ट को मैनेज करने के लिए लेजिस्लेशन करने की जरूरत है और उस पर सख्ती से अमल पैरा होने की जरूरत है। जब तक हम इंसान प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेके अपना एटीट्यूड तब्दील नहीं करेंगे तब तक हम प्लास्टिक पोल्यूशन पर काबू नहीं पा सकेंगे। आज आप पार्कों में जाएं तो आपको पता चलेगा कि लोग खाना खाने के बाद प्लास्टिक के पैकेट्स, बोतलें वगैरह वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनको कलेक्ट करके किसी डस्टबिन में डाल दिया जाए। अगर हमने प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करना है और अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है, हमें अपनी आदतें तब्दील करना ही पड़ेंगी ताकि हम अपने माहौल और अपनी जमीन को साफ सुथरा रख सकें। वैसे भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुल्कों को क्लाइमेट चेंज जैसे संगीन मसले का सामना है, इसलिए हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को संजीदगी से लेने की जरूरत है, वरना हमारी आने वाली नस्लों का फ्यूचर तारीख हो सकता है। ये प्लास्टिक पोल्यूशन इतना छोटा मसला नहीं है जितना आप उसको समझते हैं, ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आज आप मुझसे वादा करें कि आप प्लास्टिक को बिला वजह कचरे पर नहीं फेंकेंगे। जहां तक मुमकिन हो सका आप उसको रीयूज करेंगे। पार्कों में प्लास्टिक बैग्स और बोतलों को इधर उधर फेंकने की बजाय आप उनको कलेक्ट करके डस्टबिन में डालेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके इल्म में बहुत सारा इजाफा किया होगा और आपको इससे बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो आप अगर चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हमारा मकसद पाकिस्तानी सोसाइटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नॉलेज को आम करना है, तो आइए हमारा साथ दीजिए, हमारा हिस्सा बनिए ताकि हम मिलकर इस मकसद को पूरा कर सकें। दोस्तों अगर आप डार्क ऑक्सीजन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या होती है, ये किस तरह की ऑक्सीजन है, तो उस वीडियो का लिंक होगा यहाँ। और अगर आप आर्टिफिशियल मीट के बारे में जानना चाहते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर गोश्त किस तरह से पैदा होता है, तो इस वीडियो का लिंक होगा यहाँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अवैस अहमद साइनिंग ऑफ।